नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू काशी मंथन संवाद. टुडे वी आर बीइंग जॉइंड बाय श्री नितिन गोखले, नेशनल सिक्योरिटी एनालिस्ट, author and owner and founder of Strat News Global and BharatShakti.com. And we are going to talk on an idea. I say an idea because we are going to discuss China. And China for me is not a nation. It is because the nation has been hijacked by an ideology run by a party which controls the complete life of China. So Nitin is an expert on China और हम लोग उनसे बात करेंगे and we'll learn more about China. So welcome to काशी मंथन. थैंक यू मयंक, थैंक यू. और काशी वासियों को मेरा नमस्कार. आपने यहाँ बुलाया, बहुत अच्छा लगा. आई एम प्रिविलेज्ड टू बी इन काशी आफ्टर 5 years, बट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन दिस प्रोग्राम. थैंक यू. तो पहला सवाल नितिन इस पे रहेगा. विल स्टार्ट ऑफ विथ देयर इज बीन अ निकनेम कॉल्ड शिटलर. और इंसिडेंटली शिटलर इज अ वेरी पॉपुलर निकनेम ऑन सोशल मीडिया and it pertains to the president of China, Xi Jinping, and Nitin is credited with coining that nickname. But the implications, Nitin, of this name are pretty grave. So how do you justify this nickname? Well, actually, this came out of a discussion with a friend who's also a China specialist and a couple of others in my team, that Xi Jinping's personality is not very well known outside China, or at least in India, in the common perception or common people do not know. So, shall we not focus a little bit on Xi Jinping's personality and why is he doing it? ये चाइना जितना एग्रेशन दिखा रहा है, भारत के खिलाफ हो, ताइवान के खिलाफ हो, किसी के खिलाफ हो, ये क्यों दिखा रहा है और उसके पीछे शी जिनपिंग की पर्सनैलिटी है या और कुछ कारण है. इससे जो हमने रिसर्च शुरू किया उसमें ऐसे पता चला कि उसने धीरे धीरे अपने जितने राइवल्स थे उनको कैसे साइडलाइन कर दिया. हाउ ही स्टार्टेड डोमिनेटिंग द पार्टी, हिज थॉट्स केम इनटू ऑल दिस. सो सडनली अनदर फ्रेंड मेंशन्ड दैट दिस इज ऑलमोस्ट अनकैनी पैरेलल टू व्हाट एडोल्फ हिटलर हैड डन इन जर्मनी इन द 1930s. And if you look at his rise to power and Xi Jinping's rise to power is almost parallel tracks. So we started researching, we got exact parallels कि इस साल में एडोल्फ हिटलर ने ये किया, इस साल में शी जिनपिंग ने ये किया. तो फिर वो सब रिसर्च होने के बाद अब उसको हेडिंग क्या दिया जाए, तो हमने कहा कि हिटलर है और हिटलर के साथ अगर जोड़ना है तो शी है, तो इसलिए वो शिटलर हो गया. और वो एक बिल्कुल मतलब वो इंस्पिरेशनल होता है, कभी कभी इंस्टिंक्टिवली होता है, वैसे ही हुआ. तो नोइंग द चाइनीज इतने आसानी से उन्होंने लिया नहीं होगा. तो व्हाट वाज द रिएक्शन लाइक? बिल्कुल नहीं लिया. और आपको शायद पता होगा, पब्लिक स्फीयर में भी आ गया था कि तुरंत चाइनीज एम्बेसी से मुझे फोन आया कि यू हैव अपलोडेड दिस 7-minute वीडियो. द embassy called in Delhi. The embassy spokesperson called. There was a lady there. She called. She used to know me and I had been to China a number of times from 2006 to 2019. Almost every year I have traveled to China, sometimes at their invitation, sometimes on my own. 15-15 दिन की ट्रिप्स हमने की है चाइना में. तो अचानक उनका फ़ोन आया कि वी आर वेरी अनहैप्पी एंड दिस इज़ वेरी डिरोगेटरी टू आवर लीडर एंड आवर प्रेसिडेंट, प्लीज़ डिलीट इट. फर्स्ट पोलाइट कॉन्वर्सेशन था, प्लीज़ डिलीट इट. तो आई टोल्ड हर, आई सेड मैम वी आर इन इंडिया, द ऑप्शन टू डिलीट डज नॉट एग्जिस्ट. एनीथिंग एल्स बियॉन्ड दैट, if you want to protest, if you want to write a letter of protest, we will be happy to publish. If you want to contradict it, we are happy to publish. Please ask or you tell me whether you want to do it. She said, no, I'll ask my superiors and get back to you. तो 2-3 दिन हम राह देखते रहे कि कुछ आएगा उनके पास से. तब तक तो ठीक था. तो फिर मैंने मेरे टीम मेंबर को बोला कि आप एक बार कांटेक्ट करो, फ्राइडे सैटरडे को उसको उनका कॉन्ट्रडिक्शन लगाते हैं. तो जब कांटेक्ट किया तो उसने एक रिटन मैसेज भेजा और उसको बताया भी कि टेल नितिन गोखले टू बी कॉशियस, देयर विल बी सिवियर एंड नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस बिकॉज ऑफ व्हाट ही इज डूइंग. सो फिर मुझे बताया गया तो मैंने कहा कोई बात नहीं, विल कंटिन्यू विद दिस. लॉट ऑफ पीपल सपोर्टेड, इंडियंस एंड अदरवाइज आउटसाइड इंडिया ऑल्सो, कि नहीं व्हाट यू हैव डन इज करेक्ट एंड फैक्चुअल, सो डू नॉट सकम टू देयर प्रेशर्स एंड थ्रेट्स. तो वो अभी भी चल रहा है वो वीडियो. मेरे ख्याल से 5.5-6 लाख व्यूज़ उसके यूट्यूब पे हो गए हैं. पर ये बैकग्राउंड था उसका, बिकॉज वी बिलीव दैट चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी टुडे इज कम्प्लीटली कंट्रोल्ड
it is in the iron grip of Xi Jinping. So grave and severe consequences. I mean, ये हम लोग नोटिस किया है पिछले कुछ सालों में that the Chinese diplomacy जहाँ भी है, जिस भी देश में है दुनिया में, वहाँ पे they are trying to browbeat people. बिल्कुल. लोगों को एक धमकी दे करके वो चल रहे हैं, जिसको वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी भी कह रहे हैं. तो इस वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी को हमारी ऑडियंस के लिए जरा एक्सप्लेन करिए. ये बिल्कुल सही आप कह रहे हो और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ये वुल्फ वॉरियर डिप्लोमेसी का ओरिजिन मेरे ख्याल से 2012-13 की बात है ये, जब चाइना स्टार्टेड बिकमिंग मोर एंड मोर पावरफुल इकोनॉमिकली एंड मिलिट्रीली एंड शी जिनपिंग हैड जस्ट टेकन ओवर. तो चाइनीज़ जो एक फिलॉसफी थी डंग जियाओपिंग की पहले कि हाइड योर स्ट्रेंथ बाइड योर टाइम, 78 में उन्होंने कहा था, 80s में, अर्ली 80s में, तो वो बिल्कुल इन्होंने ही टर्न्ड इट अराउंड ऑन इट्स हेड एंड सेड कि नाउ इज आवर टाइम, हमारा वक्त आ गया है, हमारा समय आ गया है, हमारा टाइम आ गया है. जैसे वो पॉपुलर रैप में वो कहते हैं हमारा टाइम आएगा कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारा टाइम नहीं आएगा, हमारा टाइम आ गया है और अभी हमको असर्ट करना चाहिए. तो ये उन्होंने ऑस्ट्रेलिया से शुरू किया. They went and threatened the national network of Australia, ABC network. उसको भी threaten किया कि आप ये रिपोर्ट नहीं करोगे, उसको डिलीट करोगे. So this is not the first time that it has happened to me or my channel. But तब से शुरू हुआ. और wolf warrior diplomacy is one single diplomat will start abusing either a politician in the country that he is accredited to or some decision of that country, or will say that China will not allow you to act freely or China will attack you. ऐसे वो wolf warrior diplomacy की शुरुआत हुई, lone wolf जिसको कहते हैं. तो that is what they started adopting and it is now backfired because now almost half the world is against them. उनके दोस्त कौन है चाइना के? नॉर्थ कोरिया, पाकिस्तान और उसके बाद देखना मुश्किल है कि उनका दोस्त कौन है. तो और वो दोनों कंट्रीज इनके ऊपर टोटली डिपेंडेंट हैं. तो आप अब रशिया थोड़ा सा उनके इसमें है क्योंकि रशिया के पास पैसे नहीं है. तो ये अब वो बैकफायर हो गया. नितिन, नेक्स्ट क्वेश्चन अब थोड़ा हम लोग इंडिया सेंट्रिक होने की कोशिश करेंगे. लॉट ऑफ मीडिया रिपोर्ट्स, बहुत मीडिया रिपोर्ट आती हैं कि चाइनीज हैव एंटर्ड इंडियन टेरिटरी एंड बिल्ट विलेजेस. नाउ इट्स वेरी टफ टू अंडरस्टैंड फॉर अ लेमैन कि एक्चुअली वो इंडियन टेरिटरी में एंटर करके वो विलेजेस बना रहे हैं कि दिस इज अ रिलिक फ्रॉम द पास्ट, फ्रॉम द 1962 वॉर, और आपसे बेहतर कोई इस पे हो नहीं सकता है बताने के लिए. नहीं, जैसे ये अरुणाचल की बात है जो आप जो कह रहे हो, जैसे लद्दाख में जो हुआ पिछले साल 2020 में, सबको पता है कि उन्होंने कोशिश की अंदर आने की, फिर हमने उनको मुकाबला किया, वी विथस्टूड दैट प्रेशर. बट अरुणाचल में जो अभी कर रहे हैं ये आज की बात नहीं है. नाउ लेट मी एक्सप्लेन जस्ट क्विकली कि 1962 वॉर के बाद इन्होंने कुछ जगहों पर, जैसे वो सुबनसरी वैली में है या फिर लॉन्गजू में है, ऐसी जगहों पर अरुणाचल में इन्होंने साउथ ऑफ मैकमोहन लाइन अपना कब्जा करके रखा हुआ था. इंडिया सेज द बॉर्डर और द LAC, द लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, और द बाउंड्री विथ चाइना इज द मैकमोहन लाइन विच वाज डिटरमिन्ड इन 1914 विच चाइना नेवर एक्सेप्टेड. तो 62 में उन्होंने जिन जगहों पर कब्जा किया था, कुछ जगहों पर जैसे 6 या 7 ऐसे इनक्लेव्स हैं, वो तब से उनके कंट्रोल में है. तब से इंडिया हैज नॉट बीन एबल टू टेक इट बैक बिकॉज इंडिया डिड नॉट वांट टू प्रोवोक. 62 के बाद चलता रहा. तो वहाँ पे पहले उनके आर्मी के पोस्ट होते थे, 1 या 2 या 3 ऐसे होते थे. अब इन्होंने एज अ पॉलिसी अक्रॉस द LAC दे हैव स्टार्टेड बिल्डिंग समथिंग कॉल्ड ड्यूअल यूज विलेजेस, जिसमें सिविलियंस रहते हैं जो फोर्सिबली लाए जाते हैं, मोस्टली टिबेटन्स, और थोड़े दिन के लिए रहते हैं, बट बाकी इट इज़ बिल्ड, द इंफ्रास्ट्रक्चर इज बिल्ड फॉर मिलिट्री एज वेल एज सिविलियन यूज़. तो ऐसा एक विलेज वहाँ पे उन्होंने निर्माण कर दिया है उसका, और दूसरी जगह भी करने जा रहे हैं. नाउ इट इज़ ईजी फॉर क्रिटिक्स ऑफ द गवर्नमेंट और क्रिटिक्स ऑफ द आर्मी टू से कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, वो वहाँ पे वो कर रहे हैं. वो भूटान में भी करते हैं. अब शॉर्ट ऑफ लॉन्चिंग काइनेटिक एक्शन ऑपरेशन, मिलिट्री एक्शन, you cannot do anything except protesting constantly, and India keeps protesting diplomatically कि this is the change in the ground reality which is not acceptable. According to our agreements, you are not supposed to change the ground reality. पर वो मानते नहीं है. ये wolf warrior diplomacy का एक दूसरा तरीका है. और इसीलिए ये कहना कि भारतीय सरकार बिल्कुल शांत बैठी है, कुछ नहीं करती है, डरती है, ये कहना गलत होगा.
एक बात ज़रूर है कि उसको अगर डिटर करना है चाइना को, हमें अपने आप को ताकतवर बनाना पड़ेगा इतना कि फिर वो आँख उठा के नहीं देखें या फिर ऐसी चीज़ें नहीं करें। पर उसके लिए हमें और समय लगेगा, कम से कम 5 से 10 साल हमें वक्त देना पड़ेगा। अगर इसी पेस में हम डेवलपमेंट अपना करते रहें इंफ्रास्ट्रक्चर का और मिलिट्री ताकत का, तो शायद चाइना आगे जाके ये नहीं करेगा। बट ये थ्रेट तो, ये जिसको क्या कहें, एवर इवॉल्विंग थ्रेट है। ये तो रहेगा ही। थ्रेट तो एवर इवॉल्विंग है। और दूसरी बात जो इसमें दिखाई देती है कि जितनी भी डिप्लोमेसी हम कर रहे हैं, एक थ्रेट ऑफ वॉर रिसीड नहीं कर रहा है। ये वो जैसा थ्रेट ऑफ वॉर है ताइवान के साथ है जी, उसके बाद इंडिया के साथ है। थ्रेट ऑफ वॉर चाइनीज, लोग कहते हैं कि ओलंपिक्स तक वो वेट करेंगे, बीजिंग तक, तब मे बी वो मूव करें ताइवान पे। बट नोइंग द चाइनीज, उनके ऊपर विश्वास करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल मुश्किल है। बट आप जो कह रहे हो, आई जस्ट वांट टू इंटरवीन हियर एंड आई वांट टू से दिस कि चाइनीज एक्चुअली, द चाइनीज फिलोसफी इज वांटिंग टू विन वॉर्स विदाउट फाइटिंग। तो वो कोर्शन करने की कोशिश करते हैं, मिलिट्रीली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, डिप्लोमेटिकली। तो ये सब जो है सिग्नलिंग है। जैसे ताइवान के बारे में सिग्नल करते हैं, बार बार वो इंक्लूड करते हैं एयर स्पेस में। इंडिया के खिलाफ वो लाके दे अमास so many troops thinking India will quietly acquiesce or quietly sue for peace। वो सोचते हैं कि हम बोलेंगे चलिए बातचीत कर लेते हैं। तो लद्दाख में वही होने की, उसी चीज़ की कोशिश उन्होंने की, पर वो नहीं हो पाया। तो वेदर वॉर विल हैपन और नॉट, आई विल स्पीक लिटिल लेटर। बट आप कुछ कहना चाह रहे थे उसमें? नहीं, मैं वही क्वेश्चन हो रहा था जो आप आंसर कर रहे हैं। आपने आंसर पहले ही दे दिया कि थ्रेट ऑफ वॉर जो है कितना रियल है। पहला सवाल तो ये था। दूसरा इसी से फ्लो करता है सवाल कि हाउ वेल इज इंडिया प्रिपेयर्ड। आज की तारीख में हम कितना इंडिया मिलिटरली, इकोनॉमिकली एंड डिप्लोमेटिकली रेडी हैं इस वॉर के लिए? देखिए, मैं मिलिट्रीली बात करूंगा। डिप्लोमेटिक और पॉलिटिक्स तो जब भी चाहिए आप अपनी ताकत बढ़ा सकते हो, उसको घटा भी सकते हो, जो भी है। मिलिट्रीली आज की तारीख में इंडिया इज इन अ पोजिशन टू डिफेंड इट्स टेरिटरी वेरी वेल। जो आज अरुणाचल में, सिक्किम में, उत्तराखंड में इतना ज़्यादा नहीं है, अच्छा डिफेंसेस नहीं है। बट लद्दाख में जितनी हमारी तैयारी है, जितना इंफ्रास्ट्रक्चर है और जितना टैक्टिक्स हमने अच्छे से वहाँ पे उसको प्रैक्टिस किया है टैक्टिक्स को, उससे मैं इतना कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि चाइना कैन नॉट विन डिसाइसिवली। इफ इट अटैक्स, it will get a bloody nose and it will get a very bloody nose, unlike 1962. So for China that is a defeat. See, if China is a power that is 5 times bigger than India in terms of military power as well as economically, and today if it wants to win, it has to win decisively against India. It cannot win a decisive war against India despite its cyber potential or cyber capability that it has of attacking, launching cyber attacks. Physically, India is in a position to prevent any decisive Chinese victory. और वही हुआ लद्दाख में। एंड लद्दाख में दे वांटेड टू विन विदाउट फाइटिंग बाय कोर्सिंग इंडिया। वो सिग्नलिंग करके हमने 65,000 ट्रूप्स यहाँ ला के खड़े कर दिए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल दे वर सरप्राइज दैट हमने उतनी संख्या में ही ट्रूप्स विद इन अ मंथ हमने उनके खिलाफ खड़े कर दिए। सेकेंडली, गलवान में जो हुआ दैट वाज अ शॉक टू देम बिकॉज दे डू नॉट वांट अ फिजिकल फाइट। गलवान में जैसे पहले उन्होंने अटैक किया तो हमारे लोग सरप्राइज थे, पर उसके बाद जो हमने काउंटर अटैक किया उसमें दे आर नॉट रेडी टू रिसीव बॉडी बैग्स। सी, द चाइनीज सोसाइटी टुडे इज अ सिंगल चाइल्ड सोसाइटी। दे कैनॉट एक्सेप्ट लॉसेस। फैमिली में वो ऐसा कहते हैं कि 1, 4 and 6 एक बच्चा है, उनके 2 पेरेंट्स हैं और 2 पेरेंट्स के 2 पेरेंट्स हैं। तो ये 4 लोगों को, मतलब 2 और 2 4 और 2 6 लोगों को लॉस होता है एक बच्चा अगर वॉर में मरता है। हमारे यहाँ सैक्रिफाइस इज अ एवरीडे अफेयर ऑलमोस्ट आर्मी में। तो वो नहीं चाहते हैं। ब्लडशेड इज समथिंग दैट दे फियर and therefore they will not launch a war against India, a land war. They might launch a cyber attack, they might launch a naval attack, but again they are not strong there. So their first target is going to be, in my estimation, आपने वॉर के बारे में पूछा, will be Taiwan, not India. ये वॉर पे लेकर के उनका एक देयर इज अ मोड ऑफ फाइटिंग दे अडॉप्ट, देयर इज अ प्रोपेगेंडा वॉर, और जिसका एक बहुत बड़ा पार्ट, जैसे इंडिया में शायद अभी तक उस चीज़ को हम लोग बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं कर रहे हैं,
is the succession of His Holiness the Dalai Lama. बिल्कुल. We all want him to have a long life, a healthy life. Correct. But the fact is that the succession will come one day or the other. Correct. तो हिंदुस्तान और चाइना इसमें किसी को इंटरफेरेंस लगता है करने नहीं देना नहीं. चाहता है, तो इसमें इंडिया को कितना प्रोएक्टिव रोल करना चाहिए, एंड व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सक्सेशन ऑफ द दलाई लामा? तो बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है. एंड लॉट ऑफ पीपल थिंक दैट हम टिबेट कार्ड खेल नहीं रहे हैं. एक्चुअली टिबेट इज नॉट अ कार्ड. टिबेट इज अ इमोशन. टिबेट इज अ माइंडसेट. तो दलाई लामा का फॉर्चुनेटली मैंने लेटेस्ट इंटरव्यू, मैंने 2 बार इंटरव्यू किया है उनसे. एक जनवरी 2020 में मैंने किया था, करीब करीब 2 साल होने आए उसको. तो उन्होंने उसमें एक बहुत बड़ी बात कही थी. मैंने पूछा था कि चाइना कह रहा है कि हम आपका सक्सेसर ढूंढेंगे, you will not have the luxury of choosing your own successor. He says doesn't matter what they choose or who they choose, because the people will not believe them. जो एक बिलीफ होता है, रिलीजियस बिलीफ कहिए, स्पिरिचुअल बिलीफ कहिए, जो दलाई लामा के बारे में या दलाई लामा के चॉइस के बारे में जो है, नो मैटर व्हाट चाइना डज, द टिबेटन्स एंड द फॉलोअर्स ऑफ द टिबेटन रिलीजन आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट व्हाट चाइना डज. पर इम्पोर्टेंट इसलिए है कि from that choice flows the entire Tibet question कि spiritual head of the Tibetan government in exile कौन होगा, and what is it that Tibetans will look forward to. जैसे हम काशी में बैठे हैं, ये हिंदू धर्म के लिए सबसे बड़ा तीर्थ क्षेत्र है. तो उनके लिए पोटाला पैलेस था पहले, अब वो तो जा नहीं सकते हैं वहाँ पे, जो बाहर रहते हैं टिबेटन्स, जो इंडिया में रहते हैं. और उनके लिए दलाई लामा इज द इंस्टीट्यूशन, उनका गॉड है वो किसी भी हालत में. तो दलाई लामा जिसको चूज करेंगे, जिसका नाम छोड़ के जाएंगे, दैट पर्सन, दैट बॉय, इट कुड बी अ गर्ल ऑल्सो, लाइक ही कीप सेइंग, दैट विल बी द पर्सन दैट एवरीबडी विल रिस्पेक्ट एंड नॉट द चाइनीज चॉइस. सो ये एक स्पिरिचुअल क्वेश्चन हो गया. अब वो भारत ने उसमें क्या करना चाहिए? आई थिंक इंडिया विल प्ले इट वेरी पेशेंटली. India will go by the consequences after math of Dalai Lama's departure. Abhi wo cards will not be opened because this is a premature way to do it. Isliye I think India is playing it very cool, and which is the correct approach, I think. So one final question is Yes. Xinjiang, re-education camps, vocational training, all glorified words, जी. but the reality is that people are being sent to concentration camps. बिल्कुल. Despite that, the Muslim world, the Islamic world, I would say, is very silent. इसके पीछे आप क्या रीजंस आपको लगते हैं? 2-3 चीज़ें हैं उसमें. एक जियोपॉलिटिकल रीज़न है, दूसरा है इकोनॉमिक रीज़न, कि चाइना की लार्जेस्ट, चाइना की जो हेल्प, इकोनॉमिक हेल्प इस्लामिक वर्ल्ड को मिलते रहती है. अभी पाकिस्तान सबसे बड़ा देश है, इस्लामिक देश है, कुछ नहीं बोलता है उसके खिलाफ. इमरान खान कहता है कि वो कुछ चीज़ है ही नहीं उसमें. तो वो दे आर कम्प्लीटली डिपेंडेंट ऑन चाइना, सो दे विल नॉट से एनीथिंग. Turkey doesn't want to get into that because they also have some relations with it. So जो बड़े देश हैं इस्लामिक, वो कुछ नहीं कह रहे. But I am hopeful that the Gulf countries which are changing themselves radically in terms of reforming their own societies, like UAE, like Saudi Arabia, they will start speaking about it in a bigger way or in a louder way. Only then that will be heard, because US saying it or India saying it will not really help. But you are right, one of the other parallels with Hitler, between Hitler and Xi Jinping, is the concentration camps. जो Jews के लिए हिटलर ने किया, वो यहाँ यूगुर्स के लिए Xi Jinping कर रहा है. But let me also say this, that it is not going to be as smooth as a lot of people think, that he has an iron grip over China. There are murmurs of protest, there are murmurs of dissent in China, but it is not going to collapse. See, I don't want to go to two extremes, saying that he has full grip, and on the other end people saying कि वो collapse होने वाला. वो नहीं होगा, because they have got a system now where people want prosperity at whatever cost. At the cost of democracy, they can give prosperity. I'm just going to take one more minute to give you an anecdote. 2006 की बात है, हम तिब्बत जा रहे थे ट्रेन पे, नई जो ट्रेन शुरू हुई थी, ट्रेन टू लासा. तो हमारा जो इंटरप्रेटर था, यंग लड़का था चाइनीज़ फॉरेन मिनिस्ट्री में, तो वी यूज्ड टू कॉल हिम छोटा ली, बिकॉज देयर वाज अ सीनियर ली एंड ही वाज अ यंगर ली, सो छोटा ली. तो छोटा ली को हमने एक दिन ऐसे ही मजाक में उसकी टांग खींचने के लिए हमने पूछा कि यू हैव फैंटास्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉस्पेरिटी, पीपल आर गेटिंग रिच, यू आर गेटिंग एवरी फैसिलिटी पॉसिबल, बट योर कंट्री डज नॉट हैव फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन एंड फ्रीडम ऑफ प्रेस.
सो आधे मिनट के लिए वो सोचता रहा, ट्रेन में बैठे हैं हम लोग, सोचता रहा, he said what is that? अब उसको पता ही नहीं है, बिकॉज वो जब बचपन से ऐसे इसमें माहौल में बड़ा हुआ है कि वो उसको ज़रूरत ही नहीं है. He doesn't even realize that he doesn't have a expression free atmosphere to express himself. He'll go by what the party is saying or what the government is saying. ऐसे. So that is China for you. Thank you, Nitin. Thank you so much for your time. Pleasure. Always a And pleasure. it is indeed a pleasure and a learning experience for all of us. और आप सबसे अनुरोध है कि इस वीडियो को देखें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड मदद करें कि इस तरह की इंफॉर्मेटिव इंटरव्यूज हम आपके लिए और ला सकें. धन्यवाद. जय हिंद.